नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध अब लंबे समय और रणनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, आपसी हित और संवेदनशीलता पर आधारित होंगे। पीएम मोदी वर्तमान में जापान की 2 दिन की यात्रा पर हैं और इसके बाद चीन के टियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। जापान न्यूज को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के स्थिर मित्रवत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब उनसे चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के महत्व के बारे में पूछा गया तो पीएम मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मैं यहां से टियानजिन जा रहा हूं। पिछले साल कजान में शी जिनपिंग से मेरी बैठक के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति हुई है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी और दुनिया के 2 सबसे बड़े देश होने के नाते स्थिर और मित्रवत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की जापान यात्रा पर जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज दोनों नेताओं ने अगले 10 साल के लिए संयुक्त दृष्टिकोण साझा किया। यह भारत और जापान के बीच आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग का 10 साल का रणनीतिक रोड मैप है। संबंधों में नई ऊर्जा लाने के लिए दोनों सरकारों ने 8 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि इस यात्रा से निकला संदेश और दोनों पक्षों के बीच बनी समझ बिल्कुल स्पष्ट है। जापान आज भारत के सबसे मूल्यवान और विश्वसनीय मित्रों में से एक है। यह एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी यात्रा में हमारा एक सहयोगी है। पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों ने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की साझेदारी की दिशा तय की। नतीजा ये हुआ कि भारत और जापान के बीच कुल 21 समझौतों पर दस्तखत हुए। अब भारत की इसरो और जापान की जाक्सा मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगे। दोनों देश चांद के ध्रुवीय इलाकों की खोज के लिए एक साथ मिशन चलाएंगे। इंडियन एक्सप्लोरर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रिफाइनिंग यूनिट्स रूसी तेल तब तक खरीदती रहेंगी जब तक ये सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। ओएनजीसी के चेयरमैन एके सिंह ने कहा कि अब तक रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम तब तक खरीदते रहेंगे जब तक सरकार कुछ और निर्णय नहीं लेती। ओएनजीसी की 2 यूनिट्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नियमित रूप से अपने रिफाइनरी के लिए रूसी तेल खरीदती रहती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूस की जंग को फंड करने में कर रहा है। नवारो ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इससे रूस को हार्ड करेंसी मिलती है जो यूक्रेन युद्ध में खर्च हो रही है। उन्होंने वॉशिंगटन द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ बढ़ाने का बचाव भी किया। नवारो के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत की तेल आयात में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन आज ये 30% से ज्यादा यानी रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। शुक्रवार को रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88.19 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया एक दिन में 61 पैसे गिर गया। विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तनाव, अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकालने से रुपया लगातार दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। ओवैसी ने भागवत को सलाह दी कि वो अपने 3 बच्चों वाले विचार को भारतीय महिलाओं पर थोपने की कोशिश न करें। ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ वैमनस्य को संस्थागत रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और इसके समर्थित संगठन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के जिम्मेदार हैं। बता दें, मोहन भागवत ने कहा था कि दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर ना करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने की मांग के लिए फिर से आंदोलन शुरू हो गया है।
मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार सुबह 10 बजे से मराठा आरक्षण के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। बारिश के बीच राज्य भर से बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय से लोग आजाद मैदान में पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान देकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने में फेल रहे। महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है और नागरिकों की शिकायतें बढ़ रही हैं तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत की सीमाएं 5 सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित की जाती हैं और ये सीधे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद होने के बावजूद घुसपैठ क्यों जारी है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने इसे असभ्य और घृणास्पद बताया और पूछा कि क्या ये टीएमसी की आधिकारिक राय है। बीजेपी ने कृष्णनगर के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ के बाद फिर राहुल गांधी को जनता के बीच का फोटो पोस्ट किया और साथ ही लिखा है कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, हमें डरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। पूरा बिहार हमारे साथ है और एकजुट होकर कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस दफ्तर पर हमले की निंदा की। कांग्रेस ने कहा कि अहिंसा के आगे हिंसा कभी टिक नहीं सकती। वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी वोटर अधिकार यात्रा को लोगों का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ गुंडे भेजकर हमला कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी याद रखे, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे। जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की आपकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी वोटर अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते जनसमर्थन से बौखला कर भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को आगे किया। पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और यह हमें एसआईआर के नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा। भाजपा को अपने पतन और बिहार की जनता के बढ़ते आक्रोश का आभास हो गया है और उसकी हताशा की कोई सीमा नहीं है। किसी पार्टी कार्यालय पर हमला करना राजनीतिक हिंसा का सबसे विकृत रूप है और इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और भाजपा द्वारा इस पैमाने पर की गई बर्बरता उसके असली चरित्र को उजागर करती है। बिहार पुलिस को इस अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा इस गुंडागर्दी का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों और नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने की कड़ी निंदा की। अमित शाह ने कहा कि जितना ज्यादा लोग पीएम मोदी को अपशब्द कहेंगे, गालियां कहेंगे, कमल उतना ही ऊंचा खिलेगा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की इस तरह की भाषा उनके राजनीतिक जीवन के लिए नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई बातें कही, लेकिन इस तरह की अपशब्द भाषा से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर राजनीति को प्रदूषित किया जाएगा तो देश सुरक्षित कैसे रह सकता है। उन्होंने सभी विपक्षियों से माफी मांगने और सद्बुद्धि प्राप्त करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो कांग्रेस और राजद के नैतिक पतन को दर्शाता है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना केवल शर्मनाकी नहीं बल्कि राजनीति के पतन की पराकाष्ठा है। नीतीश कुमार भी बोले हैं। नीतीश ने कहा कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला है। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आपत्तियां और दावे दाखिल करने की आखिरी तारीख जो 1 सितंबर है उसे 1 हफ्ते और बढ़ाया जाए। आरजेडी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले करीब 80,000 दावे दाखिल हुए थे और आदेश के बाद लगभग 95,000 नए दावे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटाए गए हैं वो आधार कार्ड या अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के साथ दावा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अब 3 लाख वोटरों को चुनाव आयोग का नोटिस गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में या तो गड़बड़ी या फिर उन्होंने कुछ दस्तावेज दिए ही नहीं हैं। इन वोटरों को 7 दिनों का वक्त दिया गया है। तय समय में उन्हें जवाब देना होगा। पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। उन्हें यह जिम्मेदारी 3 साल के लिए सौंपी गई है। उर्जित पटेल सितंबर 2016 में रघुराम राजन के बाद RBI गवर्नर बने थे, लेकिन दिसंबर 2018 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। उनका इस्तीफा उस समय आया था जब RBI और मोदी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव सामने आया था। पटेल 1990 के बाद ऐसे पहले RBI गवर्नर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। इससे पहले भी वो IMF में काम कर चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.